अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा फर्स्ट लेवल तौक़ीद कोर्स का सिलसिला जारी है और आज इसकी ये छठी क्लास है। और आज की क्लास के अंदर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम ये पढ़ेंगे कि तुलू व गुरूब का वक्त कैसे मालूम किया जाता है। यानी अगर हमने तुलू सूरज का निकालना हो तो वो कैसे मालूम करेंगे, वक्त गुरूब मालूम करना हो तो ये कैसे मालूम करेंगे। मुश्किल नहीं है, कैलकुलेटर का सहारा लेना है, बस एक अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और अगर फार्मूला दुरुस्त आपने दर्ज किया तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपका वक्त तुलू भी निकल आएगा, वक्त गुरूब भी निकल आएगा। अगर दोनों में से एक वक्त निकल आया तो दूसरा वक्त निकालना बहुत आसान है। यानी एक निकाल लिया तो दूसरे के लिए तो आपको यूँ समझा कि मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। मेहनत आपको एक जितनी करनी है, आप बल्कि एक के लिए ही करनी है। यानी आपने अगर तुलू निकाल लिया तो गुरूब आप निकाल सकते हैं, गुरूब निकाल लिया तो आप तुलू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। बाब नंबर 3, तुलू व गुरूब, सनराइज एंड सनसेट। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, जिसने सूरज के तुलू और गुरूब होने से पहले नमाज अदा की, यानी जिसने फजर और असर की नमाज अदा की, वो हरगिज़ जहन्नम में दाखिल ना होगा। ये यानी दोनों तुलू गुरूब की तरफ इशारा हो गया इस हदीस मुबारका में। तुलू गुरूब की तारीफ़। तुलू गुरूब की प्यारे तलबा इकराम दो किस्में हैं। एक होता है तुलू गुरूब नजूमी, एक होता है शरई या उर्फ़ी। नजूमी तुलू गुरूब, मरकज़ शम्स, सेंटर ऑफ सन, जो सूरज का बिल्कुल सेंटर होता है, मरकज़ होता है, वो हकीकी एतबार से जब मशरक़ी जानिब दायरा उफ़ुक़ हकीकी यानी हॉरिज़ॉन सर्कल से मिले तो इसे नजूमी तुलू कहते हैं। और जब मरकज़ शम्स गरबी जानिब दायरा उफ़ुक़ हकीकी से मिले तो इसे नजूमी गुरूब कहते हैं। यानी अब इसका मतलब क्या होगा कि अभी गुरूब हुआ नहीं है लेकिन ये गुरूब मान लेंगे, अभी तुलू पहले ही हो चुका लेकिन ये बाद में मानेंगे। अब इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ मज़ीद वजाहत के साथ। ये देखिए प्यारे तलबा किराम, फ़र्ज़ करें कि ये सूरज है और अब ये क्या कहते हैं कि जी बिल्कुल मरकज़ जब इसका उफ़ुक़ पर मिले, अब ये उफ़ुक़ है, फ़र्ज़ करें अब इस सूरज का मरकज़ यहाँ तक पहुँचा, यानी आधा सूरज उफ़ुक़ से ऊपर आधा सूरज उफ़ुक़ से नीचे, तो क्या इसको आया कि हम सूरज का गुरूब मान लेंगे? तो हम नहीं मानेंगे इसको सूरज का गुरूब, क्योंकि सूरज आधा उफ़ुक़ से ऊपर है, आधा उफ़ुक़ से नीचे है। जबकि हमारे तो हम जब इफ्तार करें या मगरिब की अजान दें तो सूरज नज़र नहीं आना चाहिए। इसी तरह से तुलू का मामला है, अगर थोड़ा सा तुलू हो गया, थोड़ा सा ज़ाहिर हो गया, तो अब ये तो यही कहते हैं कि जी जनाबे वाला सूरज अभी तुलू नहीं हुआ, यानी इनके नजूमियों के नज़दीक तुलू नहीं हुआ, लेकिन हमारे नज़दीक तुलू हो गया, नमाज नहीं पढ़ सकते। अगर अब किसी ने नमाज़ पढ़ी तो उसकी नमाज नहीं होगी, तो ये नमाज रोज़ा ज़ाया भी हो सकता है अगर नजूमी एतबार से तुलू गुरूब को माना गया तो। लेकिन चूँकि तारीफ़ आई है लिहाजा तारीफ़ आपको समझाई गई कि नजूमी एतबार से तुलू और गुरूब को कब मानते हैं कि उफ़ुक़ पर सूरज का मरकज़ आए हकीकी एतबार से। ठीक है, अब ये हकीकी एतबार से की कैद में क्यों लगा रहा हूँ वो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आगे बयान करता हूँ। इसे नजूमी गुरूब कहते हैं। अब शरई या उर्फ़ी, सूरज का बालाई यानी ऊपर वाला किनारा, अपर लिम, दिखाई देने के एतबार से। अब यहाँ पर गौर फरमाइए, वहाँ पर था हकीकी एतबार से, यहाँ पर हकीकी एतबार से नहीं बोल रहे, यहाँ पर हमारी तारीफ़ के अंदर है दिखाई देने के एतबार से। जब मशरिक़ी जानिब दायरा उफ़ुक़ हकीकी यानी हॉरिज़ॉन सर्कल से मिले तो इसे शरई या उर्फ़ी तुलू कहते हैं। और जब सूरज का बालाई यानी ऊपर वाला किनारा गरबी जानिब दायरा उफ़ुक़ हकीकी से मिले तो इसे शरई या उर्फ़ी गुरूब कहते हैं। यानी शरई लिहाज से पूरे कुर्से शम्स, पूरी जो सूरज की टिकिया है, इसके गुरूब को गुरूब कहते हैं। अब इसको फिर मैं उसी अंदाज में समझा देता हूँ। इसको तो हमने गुरूब नहीं माना, हम गुरूब किसको मानेंगे? गुरूब हम इसको मानेंगे कि जब ये जो है सूरज ये यहाँ पर होगा,
यानी उफुक से जब नीचे जाएगा इसका ऊपर वाला किनारा, हम तब इसको गुरूब मानेंगे, पहले हम सूरज को गुरूब नहीं मानेंगे। और ये भी कब कि इस तरह नीचे जाए सूरज दिखाई देने के एतबार से, ना कि हकीकी एतबार से। अब आप कहेंगे कि जी ये क्या वजह बनी, तो वजह ये बनी प्यारे तलबा किराम, क्योंकि सूरज जहाँ पर होता है हमें वहाँ नज़र नहीं आता, यानी हकीकी एतबार से जहाँ पर होता है हमें वहाँ नज़र नहीं आता, वहाँ से हट के नज़र आता है। अब उसकी फिर क्या लॉजिक है, किस तरह से उसकी पहचान है, उसके फ़र्क को हम जांचेंगे कैसे, इंशाअल्लाह वो आज की हमारी क्लास के अंदर आएगा। अब नजूमी जो है वो दिखाई देने का तो एतबार ही नहीं करते, यानी दिखाई देने के एतबार से उफुक से ऊपर हो नीचे हो कहाँ हो ये कुछ नहीं, बस हकीकी एतबार से कैलकुलेशन के एतबार से सूरज का जो मरकज़ है वो दायरा उफुक के हकीकी दायरा उफुक से जब मिलेगा तो फिर उसको वो सूरज का तुलू या मान लेंगे या फिर गुरूब मान लेंगे। इसी तरह से हमारा तुलू का मामला है कि जब दिखाई देने के एतबार से पहली किरण चमके तो हम उसको तुलू कहते हैं। मसला सदर शरिया मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, तजर्बे से साबित हुआ कि कुर्स आफ्ताब यानी सूरज की टिकिया में ये जर्दी उस वक्त आ जाती है जब गुरूब में 20 मिनट बाकी रहते हैं। तो इसी कदर यानी 20 मिनट वक्त कराहत है। यूं ही बाद तुलू सूरज निकलने के 20 मिनट के बाद जवाज़ नमाज यानी नमाज जायज़ होने का वक्त हो जाता है। मगरिब का वक्त हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रसूल करीम जनाब सादिक अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मगरिब का वक्त उस वक्त तक है जब तक शफक गायब ना हो। मगरिब का वक्त कितना होता है? मगरिब की नमाज का वक्त गुरूब आफ्ताब यानी सूरज डूबने ता इब्तिदाए वक्त इशा यानी इशा का वक्त शुरू होने तक होता है। ये वक्त मकामात और तारीख के एतबार से घटता बढ़ता रहता है। मसलन अर्ज़ बरेली पर मगरिब का वक्त कम अज़ कम 1 घंटा 18 मिनट होता है। फ़ुक़हा किराम रहमतुल्लाहि अलैहिम फरमाते हैं, अच्छा अभी देखिए ये लिखा हुआ है अर्ज़ बरेली पर मगरिब का वक्त कम अज़ कम 1 घंटा 18 मिनट होता है। ये बहारी शरीयत में भी लिखा हुआ है और फतवा रज़िया में भी लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पर यह नहीं लिखा हुआ कि अर्ज़ बरेली पर, वहाँ पर लिखा हुआ है हमारे बिलाद में। अब हमारे बिलाद से मुराद वहाँ पर अर्ज़ बरेली ही है, लेकिन हमारे बाज़ उलमा उन्होंने क्या समझा कि ये शायद आला हज़रत ने फरमाया है कि ये ना पूरे का पूरा बर्रे सगीर जो है ना इस सब का कम अज़ कम 1 घंटा 18 मिनट होता है। तो ऐसा नहीं है, ये आला हज़रत ने बरेली के हवाले से फरमाया था और बरेली के अंदर ये होता है। फ़ुक़हा किराम रहमतुल्लाहि अलैहिम फरमाते हैं, रोज़े अबर यानी जिस दिन बादल छाए हों इस दिन के सिवा मगरिब में हमेशा ताजील यानी जल्दी मुस्तहब है और 2 रकात से ज़ायद की ताख़ीर मकरूह तंज़ीही, और अगर बग़ैर उज़्र सफ़र व मर्ज़ वगैरह इतनी ताख़ीर की कि सितारे गुथ गए कि सितारों के झुरमन नज़र आने लगे तो वह मकरूह तहरीमी है, क्योंकि बड़े बड़े सितारे तो जल्दी नज़र आना शुरू हो जाते हैं, उस वक्त फिर मकरूह तंज़ीही हो जाता है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, इस यानी मगरिब का वक्त मुस्तहब जब तक है कि सितारे खूब ज़ाहिर ना हो जाएं। इतनी देर की कि बड़े बड़े सितारों के अलावा छोटे सितारे भी चमक आएँ, ये फिर मकरूह है। बोधे समती बराए तुलू गुरूब। अब प्यारे तलबा किराम आपने तारीफ़ पढ़ी हुई थी, पीछे हम पढ़ के आ चुके हैं कि तुलू के बोधे समती सूरज की हम कैलकुलेशन करते हैं कि समतुर रात से सूरज की जो दूरी है उसको बोधे समती कहते हैं। ये कम अज़ कम 0 और ज़्यादा से ज़्यादा 180 दर्जे तक होती है। अब प्यारे तलबा किराम हमने आज मालूम करना है कि तुलू गुरूब के वक्त सूरज की बोधे समती क्या होती है। बवक्ते नजूमी तुलू गुरूब मरकज़ शम्स यानी सेंटर ऑफ सन समतुर रात से ऐन 90 दर्जे की दूरी पर होता है और ये समझ भी आता है। लिहाजा नजूमी तुलू गुरूब के लिए बोधे समती 90 दर्जे है। ये देखिए, ये जो नजूमी सूरज हमने माना था तो तुलू के वक्त भी चूँकि इसका मरकज़ ऐन उफुक पर होना चाहिए हकीकी एतबार से, और गुरूब के वक्त भी होना चाहिए, और हमारी कैलकुलेशन वो होती है कि हकीकतन जहाँ पर सूरज है, तो लिहाजा हकीकतन जहाँ पर सूरज है उस हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे। तो सूरज का मरकज़ उफुक पर है और उफुक जो है समतुर रात से 90 दर्जे की दूरी पर है, लिहाजा बोधे समती नजूमी तुलू गुरूब के लिए पूरे 90 दर्जे है। लेकिन शरीक कितनी है, आइए उसको पढ़ते हैं।
जबकि शरई या उर्फ़ी तुलू ग़ुरूब के वक्त मरकज़ शम्स समतुर रात से तकरीबन 90 दर्जे 50 दकीके की दूरी पर होता है। यानी 90 दर्जे तो होता ही होता है, चूँकि अब मज़ीद वो नीचे जाता है, चूँकि हमने उसका मज़ीद उसको नीचे लेके जाना है सूरज को, तो 50 दकीके मज़ीद नीचे जाएगा, तब हमारा तुलू भी हम मानेंगे, ग़ुरूब भी हम मानेंगे। लिहाजा बोध समती यानी ज़ीनत डिस्टेंस बराए तुलू ग़ुरूब 90 दर्जे 50 दकीके है। अब प्यारे तलबा किराम, ज़हन में ये सवाल पैदा होता है कि क्या सूरज का ये जो मरकज़ है ये 50 दकीके है, यानी मरकज़ तक आपने यूँ माना इस तरह से। अभी मैं एक लाइन लगाता हूँ। ये देखिए, ये फ़र्ज़ करें कि लाइन इसकी मरकज़ पर अगर लगी हुई हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि सूरज की हमने जो कैलकुलेशन की है तो ये कैलकुलेशन हमने मरकज़ तक की है, और ये इसका जो मरकज़ बन रहा है, ये रेड लाइन, ये मैंने मज़ीद दूरी की पैमाइश की, तो क्या ये 50 दकीके बन रही है? तो ऐसा नहीं है। यानी सूरज का ये जो निस्फ़ कुतर है, क्या ये 50 दकीके है? अब हो सकता है तलबा इकराम के ज़हन में आए कि निस्फ़ कुतर किसको कहते हैं। कोई भी सर्कल हो, कोई भी दायरा हो, तो कोई भी एक ऐसी लाइन खींचना कि जो उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक खींची जाए, इस हाल में कि उसके दायरे के मरकज़ को छूती हुई गुजरे, उसको कहते हैं कुत्र। और जो इसका हाफ होगा, आधा होगा, तो उसको कहेंगे निस्फ़ कुत्र। तो ये सूरज का निस्फ़ कुत्र बनेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो सूरज का निस्फ़ कुत्र कितना बनता है? क्या 50 दकीके बनता है? तो ऐसा नहीं है प्यारे तलबा इकराम। सूरज का निस्फ़ कुत्र 16 दकीके सिर्फ। सूर्य का निस्फ़ कुत्र सिर्फ 16 दकीके है। अब 34 दकीके मज़ीद हमने सूरज को नीचे लेकर गए हैं, यानी हकीकतन सूरज यहाँ भी नहीं है, बल्कि हकीकतन सूरज की अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो वो यूँ समझिए कि 50 दकीके 16 दकीके तो ये है, लेकिन 34 दकीके मज़ीद सूरज अभी नीचे है, और हम उसको कह रहे हैं कि जी अब सूरज तुलू हो रहा है, यानी उफुक से भी इतना नीचे। इसका बालाई किनारा उफुक से 34 दकीके नीचे, और फिर इसका मज़ीद निस्फ़ कुतर हमने मिलाया, तो ये टोटल हो गया 50 दकीके। लिहाजा हमने इसको बोला कि जी बोधे समती बराए तुलू ग़ुरूब टोटल 90 दर्जे 50 दकीके होगी। अब ये 90 दर्जे और 50 दकीके किस तरह से लिया, आइए पहले उसको तहरीर को पढ़ लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह ज़ुल दोबारा हम आएंगे इस तरफ। इसकी तफसील ये है कि समतुर रात से उफ़ुक़ हकीकी की दूरी तो 90 दर्जे है, जबकि सूरज का निस्फ़ कुतर यानी सेमी डायामीटर ये औसतन 16 दकीके, और इनकिसार यानी रेफ्रैक्शन औसतन 34 दकीके है। ये रेफ्रैक्शन की वजह से है। अब रेफ्रैक्शन क्या है उसको अभी हम समझते हैं। लिहाजा मरकज़ शम्स 90 दर्जे 50 दकीके की दूरी पर होता है, तो 90 दर्जे 34 दकीके पर इसका बालाई किनारा हकीकतन और इनकिसार के सबब दिखाई देने के अतबार से ऐन 90 दर्जे की दूरी पर दायरे उफ़ुक़ हकीकी से मिलता है। इसकी मज़ीद तफसील इंशाअल्लाह दूसरे हिस्से में बयान होगी इंशाअल्लाह, यानी दूसरे हमारे लेवल के अंदर भी बयान होगी। बाकी अभी हम पढ़ लेते हैं कि इनकिसार क्या चीज़ है। प्यारे तलबा किराम, आपने देखा होगा कोई बाल्टी या पानी की भर के रखें या एक गिलास रखें पानी का भर कर, अब उसके अंदर आप कोई पेंसिल कोई चीज़ उसके अंदर खड़ी कर दें, कुछ वो आधी उस पानी से ऊपर और आधी पानी के अंदर हो। अब क्या होगा, जो बाहर है वो तो आपको सीधी नज़र आएगी पेंसिल, लेकिन पानी के अंदर आपको टेढ़ी नज़र आएगी। ये खैर पेंसिल के ऊपर बाजू का तजर्बा इतना कामयाब नहीं होता, क्योंकि नज़रों में नहीं आता, होता तो है, फ़र्क तो पड़ता है। लेकिन अगर बाल्टी के अंदर बड़ी चीज़ के अंदर रखेंगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा कि वो पानी के अंदर जाकर वो चीज़ आपको टेढ़ी नज़र आएगी। अब क्या पानी के अंदर जाकर वो टेढ़ी होगी, जैसे आप पानी से निकालते हैं तो फिर सीधी हो जाती है छड़ी वगैरह, लेकिन पानी के अंदर डालेंगे तो टेढ़ी नज़र आएगी। असल मसला क्या है? तो प्यारे तलबा करम, ये है रेफ्रैक्शन। यानी इसमें होता क्या है, रेफ्रैक्शन के अंदर हमारी निगाह टेढ़ी हो जाती है। अब टेढ़ी क्यों होती है? अगर हमारी निगाह के सामने एक जैसी ही फ़िज़ा आए तो वो बिल्कुल सीधी जाती है, लेकिन अगर सामने हमारे से फ़िज़ा चेंज हो जाए, यानी या तो हम जिस फ़िज़ा के अंदर हमारी आंख देख रही है उससे हल्की फ़िज़ा आ जाए या फिर उससे गाढ़ी फ़िज़ा आ जाए, दोनों सूरतों में वो टेढ़ी हो जाएगी। और
اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم پانی کے اندر جو دیکھ رہے ہیں تو پانی کے اندر ہماری نگاہ پہلے ایک عام ہوا سے گزر رہی تھی ہماری نگاہ، پھر اس کے سامنے گاڑی چیز آ گئی یعنی پانی آ گیا. جیسے وہ پانی کے اندر گئی تو ہماری نگاہ جھک گئی، یعنی نگاہ ہماری جھک جائے گی. لہٰذا جب جھکے گی تو پھر وہ لاٹھی کو یا کوئی بھی چیز پانی کے اندر ہے اس کو ٹیڑھا دکھائے گی. اور سورج جو ہم سے دور ہے تو سورج کافی زیادہ دور ہے ہم سے، یعنی تقریباً 15 کروڑ کلومیٹر ہم سے دور ہے سورج. ہم اتنے دور کے سورج کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب جب ہم سورج کو دیکھتے ہیں تو ہماری نگاہ پہلے تو سیدھی جاتی ہے. اب ہماری زمین کے اوپر ایک غلاف ہے ہوا کا، جس کے اندر مختلف گیسز ہیں، آکسیجن ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، اور بھی گیسز ہیں، یہ جتنی ہوا کے اندر گھوم رہی ہیں گیسز وغیرہ، مٹی، گرد و غبار وغیرہ سارا کچھ ہے. یہ ایک غلاف ہے، اور کچھ کلومیٹر دور جانے پر یہ غلاف ختم ہو جاتا ہے. اور ہم جو سورج کو دیکھ رہے ہیں تو اس غلاف سے آگے جا کر دیکھ رہے ہیں. تو ہماری نگاہ جب اس غلاف سے باہر نکلتی ہے، اس فضا سے باہر نکلتی ہے، تو ہماری نگاہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے. یعنی ہمیں محسوس نہیں ہوتا، لیکن ہماری نگاہ چونکہ ٹیڑھی ہو چکی ہوتی ہے. اب فرض کریں ایک بندہ جو کہ یہاں پر اس کی فرض کریں کہ آنکھ ہے، یہ میں لگاتا ہوں نشان آنکھ کا. فرض کریں کہ ایک بندہ جس کی یہاں پر یہ آنکھ ہے، اس کو آنکھ سمجھیں آپ، تو یہاں پر اس کی آنکھ ہے اور وہ یہاں سے دیکھ رہا ہے. اب اس نے دیکھنا شروع کیا اور یہاں سے اس کی نگاہ گئی بالکل سیدھی، یعنی اس کی نگاہ یہاں تک تو سیدھی گئی، لیکن 90 درجے پر افق سے جا کر ملی اور افق سے جا کر مزید وہ آگے ہوئی. اب جب مزید آگے ہوئی تو وہ آگے ہوتے ہی فوراً پھر ٹیڑھی ہو گئی. اب جب ٹیڑھی ہوئی تو ٹیڑھی ہو کے وہ جھک گئی، یعنی نیچے کی جانب جھکی. نیچے کی جانب جھکنے کی وجہ سے وہ اس سورج سے جا کے ٹکرائی، اس سورج کے کنارے سے جو کہ ابھی افق تک پہنچا ہی نہیں ہے، یعنی افق سے ابھی نیچے ہے. اب جب اس نے اس سورج کو جا کر دیکھ لیا، اب ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہماری نگاہ بالکل سیدھی جا رہی ہے اور ہمیں لگ بھی ایسا رہا ہے کہ جیسے افق پر ہی سورج موجود ہے. حالانکہ جس سورج کو ہم افق پر دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ افق پر نہیں ہوتا، ابھی افق سے وہ 34 دقیقے نیچے ہوتا ہے. لیکن شریعت کا دار و مدار رویت پر ہے، دیکھنے پر ہے، ٹھیک ہے، نظر آنے کے اعتبار سے ہے، دکھائی دینے کے اعتبار سے ہے. لہذا دکھائی دینے کے اعتبار سے جب سورج ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوگا تو ہم مغرب مانیں گے. لہذا دکھائی دینے کے اعتبار سے صبح جب سورج طلوع ہوگا تو ہم مانیں گے. اب کیا ہوگا، اگر ہم 90 درجے 16 دقیقے مان لیتے تو سورج ہمارا جلدی غروب ہو جانا تھا، لیکن اب ہم مزید لیٹ کر کے غروب کر رہے ہیں. تو یہ 90 درجے 50 دقیقے بود سمتی پیارے طلبہ کرام اس طرح سے بنا تھا. آگے چلتے ہیں. آگے میل شمس. سورج سال میں 2 مرتبہ 21 مارچ اور 23 ستمبر کو خط استوا یعنی ایکویٹر پر آتا ہے. لہٰذا ان 2 ایام میں ساری دنیا میں نجومی اعتبار سے دن رات برابر ہوتے ہیں. یعنی جو پیچھے آپ کو بولا تھا نا کہ خط استوا پر جب سورج آتا ہے تو ساری دنیا میں دن رات برابر ہوتے ہیں، تو وہ نجومی اعتبار سے ہوتے ہیں، حقیقی اعتبار سے تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. 21 مارچ کے بعد سورج خط استوا سے پھر جانب شمال ہٹتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ 21 جون کو خط سرطان یعنی ٹراپک آف کینسر یا پھر میل اعظم شمالی پر پہنچتا ہے. اس روز نصف شمالی کرہ نارتھ ہیمسفیئر میں بشمول پاکستان سال کا سب سے بڑا دن، اور نصف جنوبی کرہ یعنی ساؤتھ ہیمسفیئر میں سال کا سب سے چھوٹا دن ہوتا ہے. یہ رکیے میں ایک تصویر بھی سامنے کر لیتا ہوں تاکہ مزید آپ کو سمجھ آئے. یہ دیکھیے پیارے طلبہ کرام، یہ ہے خط استوا. اب خط استوا سے جب سورج 21 مارچ کو ہوتا ہے اور 21 مارچ کے بعد سورج خط استوا سے اوپر شمال کی جانب چلتا ہے اور 21 جون کو اوپر پہنچتا ہے ٹراپک آف کینسر پر. یہ جو اوپر والی پیلی لائن ہے یہ ٹراپک آف کینسر کی ہے. اب اس کے بعد پھر سورج 21 جون کے بعد پھر واپسی کی راہ لیتا ہے اور واپس آتا ہے دوبارہ یہاں تک، اور 23 سپٹمبر کو دوبارہ خط استوا پر پہنچتا ہے اور پھر دن رات برابر ہوتے ہیں. اور پھر 23 ستمبر کے بعد پھر اب سورج یہاں سے پھر مزید آگے نکل جاتا ہے جنوبی دنیا میں، اور 22 دسمبر کو سورج ٹراپک آف کیپریکارن یعنی خط جدی پر پہنچتا ہے یہاں پر. تو جنوبی دنیا میں
जो है साल का सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर, और शिमाली दुनिया बशमूल पाकिस्तान में साल का सबसे छोटा दिन होता है। फिर 22 दिसंबर के बाद सूरज दोबारा वापस आता है और जहाँ से चला था वहीं पहुँचता है, यानी 21 मार्च को दोबारा फिर ये खत्ते इस्तिवा पर पहुँच जाता है। देखिए फिर सूरज वापस खत्ते इस्तिवा की तरफ आता है 21 जून के बाद, और 23 सितंबर को दोबारा खत्ते इस्तिवा पर पहुँचता है। और सारी दुनिया में नजूमी एतबार से दिन रात बराबर होते हैं। फिर सूरज जानिब जुनूब हटता चला जाता है, यहाँ तक कि 22 दिसंबर को खत्ते जद्दी यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मैल आज़म जुनूबी पर पहुँचता है। इस रोज़ निस्फ जुनूबी कुर्रा में साल का सबसे बड़ा दिन और निस्फ शमाली कुर्रा में बशमूल पाकिस्तान साल का सबसे छोटा दिन होता है। फिर सूरज वापस खत्ते इस्तिवा की तरफ आता है और 21 मार्च को दोबारा खत्ते इस्तिवा पर पहुँचता है। मैल आज़म शिमाली और मैल आज़म जुनूबी की मौजूदा मिकदार 23 दर्जे 26 दकीके है, जिसको इस तरह से लिखेंगे जैसे लिखा हुआ है। इसका मुताल्लिक लिखा हुआ है कि जी तस्वीर सफ़ा नंबर 42 में मुलाजा फरमाएं। अभी हम सफ़ा नंबर 75 पर पहुंच चुके हैं और हमें सफ़ा नंबर 42 पर इसकी तस्वीर मिलेगी। तो आइए हम चलते हैं सफ़ा नंबर 42 पर। ये जी सफ़ा नंबर 75 की तस्वीर आ गई। ये देखिए, ये खत्ते इस्तिवा है, ये ऊपर मैल आज़म शिमाली, नीचे मैल आज़म जुनूबी। सूरज नीचे की जाने भी आता है, ऊपर की जाने भी जाता है। खत्ते इस्तिवा पर होता है 21 मार्च 23 सितंबर को, मैल आज़म शिमाली पर पहुंचता है ऊपर 21 जून को, और नीचे पहुंचता है मैल आज़म जुनूबी पर 22 दिसंबर को। अब हम दोबारा अपने उसी सफ़े की जानिब गए। नोट, अलामत प्लस का मतलब है मैल शिमाली और माइनस का मतलब मैल जुनूबी लिया जाता है। यानी अभी हमने जो तस्वीर देखी थी तो उसके अंदर ज़रा देखें, ये देखिए, खैर यहाँ पर तो मैल शम्स के साथ तो माइनस नहीं लगाया, लेकिन ये देखिए ये 90 दर्जे ऊपर और यहाँ पर -90 दर्जे लिखा हुआ है। मतलब ये कि शिमाली जो अर्ज़ बलद होगा उसको प्लस के साथ लिखेंगे, यानी माइनस नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर जुनूबी अर्ज़ बलद लिखेंगे तो उसके साथ माइनस की अलामत लगाएंगे। मैल शम्स किस दिन कितने दर्जे दकीके शिमाली या जुनूबी होता है, इसे आखिरी सफ़ात पर जदवल मैल शम्स में मुलाजा फरमाएं। प्यारे तलबा किराम, जहाँ बलदी ज़वाल का जदवल है वहीं मैल शम्स का उसके साथ जदवल है, हर तारीख का दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं इसको और वहाँ से मुताल्लिका मैल शम्स अपना निकाल सकते हैं। अब आगे आते हैं अर्ज़ोतूल। हुकूमत पाकिस्तान के इदारा अर्ज़ियाती मसाहत यानी जियोलॉजिकल सर्वे की जानिब से शाया करदा गैजेटर में पाकिस्तान के तकरीबन 3500 मकामात के अर्ज़ोतूल मौजूद हैं, लेकिन गैजेटर में दर्ज शुदा अर्ज़ोतूल में 1-2 दकीके की ख़ता मुमकिन है, जिससे औकात नमाज में चंद सेकंड का फ़र्क पड़ सकता है। नोट, इसी गैजेटर से पाकिस्तान के मशहूर मकामात के अर्ज़ोतूल आखिरी सफ़ात पर दर्ज कर दिए गए हैं। नीज़ इसी तरह दुनिया के मशहूर शहरों के अर्ज़ोतूल और मयारी औकात यानी स्टैंडर्ड टाइम्स का जदवल भी आखिरी सफ़ात पर मुलाहज़ा फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह शोबा औकातुस्सलात ने मजलिस IT के तामुन से एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसमें दुनिया भर के तकरीबन 27 लाख मकामात के अर्ज़ोतूल मौजूद हैं। ठीक है, गूगल मैप, गूगल अर्थ या फिर गूगल इंजन। अब ये गूगल इंजन क्या चीज़ है? गूगल मैप तो प्यारे तलबा करम वही हो गया जो आम मोबाइल्स के अंदर भी मौजूद होता है, और गूगल यानी उसके अंदर से भी आप अर्ज़ोतूल मालूम कर सकते हैं। गूगल अर्थ जो आपके सामने मैंने निकाल के शुरू में दिखाया भी था, गूगल अर्थ मोबाइल एप्लीकेशन भी होती है, उससे भी आप अर्ज़ोतूल मालूम कर सकते हैं, लेकिन जो सिस्टम के अंदर होती है तो ये ज़्यादा चीज़ें दिखाती है। अब ये गूगल इंजन यानी आम जो गूगल होती है ना, इसके अंदर आप लिख सकते हैं, इसके ज़रिए से भी आप औकात निकाल सकते हैं, सॉरी अर्ज़ोतूल निकाल सकते हैं। किस तरह से निकालेंगे? आप लिखेंगे लेट एंड लॉन्ग ऑफ या फार, कोई भी आगे शहर लिख दें, लाहौर, कराची, कुछ भी लिख दें, वो आपको उसका अर्ज़ोतूल डायरेक्ट बता देगा कि इस शहर का ये अर्ज़ोतूल है। यानी ये तकरीबी होगा कि तकरीबन उस शहर का कोई एक अर्ज़ोतूल निकाल लिया गया। लेकिन अगर आप गूगल मैप या गूगल अर्थ इस्तेमाल करते हैं तो आप हर शहर के हर महल्ले, बल्कि हर गली, हर घर का अर्ज़ोतूल निकाल सकते हैं। अगर किसी मकाम का इंतहाई दुरुस्त अर्ज़ोतूल दरकार हो तो सैटेलाइट की मदद से बनाए गए जदीद तरीन तहकीकी प्रोग्राम गूगल अर्थ या गूगल मैप को इस्तेमाल कीजिए। गूगल सर्च इंजन में इस तरह लिखेंगे लैट प्लस लॉन्ग प्लस प्लेस नेम, ठीक है, तो अर्ज़ोतूल हासिल हो जाएगा। गूगल में यानी गूगल अर्थ में यूँ समझिए सारी दुनिया की
तस्वीर दूर नज़दीक से देख सकते हैं। हत्ता कि आप सिर्फ शहर या मोहल्ला नहीं बल्कि ख़ास अपनी मस्जिद या इमारत या घर तक का दुरुस्त अर्ज़तूल बजरिए करंट लोकेशन मालूम कर सकते हैं, जो कि गूगल अर्थ और गूगल मैप में दर्जे के 10 लाखवें हिस्से के साथ दिया गया है। नीज गूगल अर्थ में कदम कदम पर सतह समंदर से बुलंदी भी मालूम कर सकते हैं। इसी तरह अर्ज़ो तूल जानने के लिए मोबाइल के जीपीएस सिस्टम से भी मदद ली जा सकती है। ग्लोब यानी दुनिया का नक्शा, गेंद की शक्ल में जो दुनिया का नक्शा होता है इसे ग्लोब कहते हैं। ग्लोब हो या कोई भी नक्शा उमूमन इस तरह बनाया जाता है कि समते शिमाल सामने रहे। गौर करने पर मालूम होगा कि दो मुखालिफ कोनों पर तूले बलद की तमाम लाइनें ख़त्म हो रही हैं। इनमें एक कुतुब शिमाली या नॉर्थ पोल और दूसरा कुतुब जनूबी यानी साउथ पोल है। इन दोनों के ऐन दरमियान में ख़त्ते इस्तिवा यानी इक्वेटर है, जो इंतहाई मशरक़ से इंतहाई मगरब यानी इंडोनेशिया, सोमालिया, कीनिया, युगंडा, ज़ायरे, कांगो, गाबुन, ब्राज़ील, कोलंबिया और इक्वाडोर के ममालिक से गुजरता है। ये ख़त्ते इस्तिवा के ऊपर ये सारे ममालिक मौजूद हैं। ख़त्ते इस्तिवा के महाजी यानी इसके साथ जो दायरे हैं, सामने इसके जो दायरे हैं दूसरे, वो अर्ज़ बलद को ज़ाहिर करते हैं। ख़त्ते इस्तिवा के शिमालन जुनूबन 23 दर्जे 26 दकीके पर दायरों की शक्ल में खतूत बनाए गए हैं। ये दोनों खतूत महल आज़म शिमाली व जनूबी को ज़ाहिर करते हैं। इनमें जो ख़त शिमाली कुर्रा में है उससे ख़त्ते सरतान यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और जो जनूबी कुर्रा में इसे ख़त्ते जद्दी यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। इन दोनों खतूत के माबैन यानी ये जो महल आज़म शिमाली और जनूबी के बीच में जो मकामात हैं, उनके लिए साल में 2 दिन ऐसे आते हैं कि जब महल शम्स और इन मकामात के अर्ज़ बलद यकसा हो जाते हैं। यानी 23 दर्जे 26 दकीके से कम अगर किसी मकाम का अर्ज़ बलद होगा तो इसका मतलब कि वो इनके बीच में ही है, चाहे शिमाली है चाहे जनूबी है। और किसी दिन ऐसा भी होगा कि जो उसका अर्ज़ बलद होगा वही महल शम्स भी होगा उस दिन। तो इन मकामात के अर्ज़ बलद और महल शम्स यकसा हो जाते हैं, और बवक्ते ज़वाल ऐन निस्फ़ नहार के वक्त सूरज ऐन सर पर आ जाता है। किसी भी चीज़ का साया नहीं रहता। इनमें पाकिस्तान शामिल नहीं है। अलबत्ता मक्का शरीफ और दुनिया भर के कई शहर शामिल हैं, क्योंकि मक्का शरीफ का अर्ज़ बलद 21 दर्जे 25 दकीके है। कुतबैन यानी पोल्स के करीब यानी महल आज़म 90 दर्जे कुतुब शिमाली जनूबी की तरफ भी, 66 दर्जे 34 दकीके पर भी 2 दायरे कुतुब शिमाली व जनूबी यानी आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्कल बनाए गए हैं। यहाँ से मुसलसल दिन और रातों का आगाज़ होता है। हत्ता के ऐन कुतुब शिमाली व जनूबी पर 6 माह दिन और 6 माह रात का सिलसिला होता है। वो इंशाअल्लाह हम अपनी एक क्लास के अंदर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा कि कैसे 6 माह का दिन 6 माह की रात होती है। इसके मुतालिक तस्वीर सफ़ा नंबर 42 पर मुलाजा फरमाएँ। ये हम दोबारा 42 पर गए। ये देखिए, ये आर्कटिक सर्कल है। ये देखिए ऊपर यहाँ पर ये लाइन लगाई, ये अंटार्कटिक सर्कल है। यहाँ से मुसलसल दिनों का आगाज़ होता है। प्यारे तलबा इकराम, ऐसा नहीं कि आप यहाँ से चलते जाएं ख़त्ते सिवा से 12 घंटे का दिन रात आए, 12 घंटे का दिन रात आए, और करते चलते 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 अचानक यकदम 6 माह का दिन 6 माह की रात शुरू हो जाए। तो ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि ख़त्ते सिवा पर पूरा साल तकरीबन 12 घंटे का दिन, तकरीबन 12 घंटे की रात। ख़त्ते सिवा से आप जितना दूर होते जाएंगे तो उसका गर्मियों में दिन बड़ा होता जाएगा और सर्दियों में रात बड़ी होती जाएगी। जैसे पाकिस्तान के अंदर, बल्कि तकरीबन हिंद के अंदर औसतन तकरीबन गर्मियों में तकरीबन 14 घंटे का दिन हो जाता है, सर्दियों में 14 घंटे की रात हो जाती है। तो इस तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे। 14 घंटे का दिन, 15 घंटे का दिन, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24, इससे ऊपर पहुँचे गए। जैसे आपने इस लाइन को टच किया, अब जिंदाबाद आर्कटिक या अंटार्कटिक सर्कल को टच करने पर अब क्या होगा, 2 दिन के बराबर दिन, फिर 3 दिन के बराबर दिन। इस तरह से आप मज़ीद ऊपर बढ़ते जाएंगे तो ये बढ़ता जाएगा। हफ्ते के बराबर दिन, 2 हफ्ते के बराबर दिन, ऐसा ऐसा करके बढ़ेगा। महीने के बराबर दिन, 2 महीने के बराबर, और ऐन जब 90 दर्जे आप शिमालन या जनूबर पहुँचेंगे तो फिर तकरीबन 6 माह का दिन होगा, 6 माह की रात होगी। यानी साल में एक दफ़ा सूरज तुलू होता है, फिर एक ही दफ़ा गुरूब होता है 6 माह बाद, फिर जब गुरूब होता है तो 6 माह बाद ही तुलू होगा। लेकिन वो कैसे है, उसकी सूरत हाल क्या है, वो इंशाअल्लाह हम अपनी एक क्लास के अंदर इसको भी पढ़ेंगे। अब प्यारे तलबा किराम, आगे कुलिया फार्मूला, कुलिया बराए इस्तिखराज औकात शर्किया व गरबिया। औकात शर्किया अगर आपने मालूम करना है, अच्छा शर्किया औकात कौन कौन से हैं, जब सूरज मशरक़ की जानिब होता है। औकात गरबिया कौन कौन से हैं, जब सूरज मगरिब की जानिब होता है।
तो ये कैसे पहचान करेंगे कि सूरज मशरक़ की जानिब है या मगरिब की जानिब? तो प्यारे तलबा करम, ऐन निस्फ़ुन नहार के वक्त, ऐन ज़ोहर के वक्त, सूरज ना मशरक़ में होता है ना मगरिब में, बीच में होता है। यानी दायरे निस्फ़ुन नहार के ऊपर जब इसका मरकज़ आएगा तो ये आधा मशरक़ की जानिब होगा, आधा मगरिब की जानिब। ज़ोहर से पहले के जो औकात हैं वो सारे औकात शर्किया हैं, ज़ोहर के बाद के जो औकात हैं वो सारे औकात गरबिया हैं। यानी आपके सुबह, आपका तुलू, इशराक व चाश्त, ये सारे औकात शर्किया हैं। इसी तरह से वक्त असर, मगरिब, इशा, या आपके औकात गरबिया कहलाएंगे। और ऐन निस्फ़ुन नहार यानी ज़ोहर का इब्तदाई वक्त, ज़ोहर जब शुरू होती है ख़ास उस वक्त को ना वो औकात शर्किया में शामिल है गरबिया में, और ज़िमनन दोनों औकात में शामिल। तो आपने औकात शर्किया अगर में से अगर कोई वक्त निकालना है तो उसको इस तरह से मालूम करेंगे, मयारी ज़वाल माइनस कोस इनवर्स। अब मयारी ज़वाल कैसे निकालना है आपको पता चल चुका, आप पीछे मिसाल हल करके आ चुके हैं, बल्कि पिछले पूरी मश्क हल करके आ चुके हैं। मयारी ज़वाल माइनस कोस इनवर्स, डबल ब्रैकेट ओपन, कॉस बोदे समती। बोदे समती आप अभी निकाल के आ चुके हैं हम कि तुलू गुरूब के लिए 90 दर्जे 50 दकीके है, माइनस साइन अर्ज़ बलद, फिर साइन मेले शम्स, ब्रैकेट क्लोज तकसीम ब्रैकेट ओपन, कॉस अर्ज़ बलद, कॉस मेले शम्स, डबल ब्रैकेट क्लोज तकसीम 15। अब प्यारे तलबे करम, मैंने एक बात की थी कि अगर आपके सामने तुलू आ गया तो गुरूब निकाल सकते हैं, गुरूब आ गया तो तुलू निकाल सकते हैं। आपने करना क्या है, तुलू निकाल लिए फ़र्ज़ करें, पूरा फार्मूला आपके पास लिखा हुआ है, आपने कुछ भी नहीं करना, नीचे वाला वही फार्मूला है, सिर्फ मयारी ज़वाल के बाद यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, सिर्फ एक ज़रा सी तब्दीली करनी है, बाकी सारा कुछ वही है। आपके पास डायरेक्ट वक्त गुरूब निकल आएगा। नोट, ऐसा कैलकुलेटर जिसमें साइन या कॉस का बटन दबाने से ब्रैकेट खुद ब खुद खुल जाता है, इसमें फार्मूला यूं हल करेंगे, यानी मयारी ज़वाल के बाद माइनस या प्लस दोनों में से जो आएगा लिखना है। कॉस इनवर्स, अब कॉस इनवर्स के बाद आपके पास ब्रैकेट ओपन हो गई, जैसे मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा कि आपने फिर क्या करना, इस तरह से करना है। यहाँ पर ओपन होगी ब्रैकेट, लेकिन हमें मसला नहीं है क्योंकि हमने तो यहाँ पर 2 ब्रैकेटें ओपन करनी थी, लिहाजा दूसरी हम खुद लगा देंगे। अब आगे कॉस, कॉस के बाद प्यारे तलबे करम ऊपर देखिए फार्मूले में ब्रैकेट नहीं है, लेकिन ये कैलकुलेटर आपको शो कर रहा है, ब्रैकेट दे रहा है, तो आपने इसको मिटाना नहीं है ब्रैकेट को, बल्कि उसके बाद बोधे समती लिखने के बाद इस ब्रैकेट को बंद कर देना है। यानी जो भी ब्रैकेट ओपन होती जाएगी हम साथ साथ उसको बंद करते जाएंगे। माइनस साइन के बाद ब्रैकेट ओपन हुई, आपने अर्ज़ बलद के बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर साइन के बाद ब्रैकेट ओपन हुई और मैल शम्स के लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहाँ पर मैल के बाद एक ब्रैकेट क्लोज हो रही थी, लेकिन यहाँ पर 2 हो रही हैं। वजह क्या है, एक वो हो रही है क्लोज जो साइन के साथ ओपन हुई, दूसरी वो ब्रैकेट क्लोज हो रही है जो फार्मूले की है। तकसीम ब्रैकेट ओपन, कॉस के साथ ओपन हुई ब्रैकेट, आपने फिर खुद अर्ज़ बलद के साथ ब्रैकेट बंद कर दी, कॉस के बाद फिर ब्रैकेट ओपन हुई और मैल शम्स के बाद आपने क्लोज की। यहाँ पर 2 फार्मूले की बंद हो रही हैं, लिहाजा एक वो बंद होगी जो कॉस के साथ ओपन हुई थी, 2 मजीद ब्रैकेटें बंद होगी जो फार्मूले की हैं, और तकसीम 15 किया, और इसके बाद आपने बटन दबाया, आपके सामने डायरेक्ट कैलकुलेटर ने बोला क्या हुक्म है मेरे आका, और आपके सामने जवाब निकाल कर रख दिया। नोट, औकात शर्किया से मुराद सुबह सादिक व तुलू व इशराक हैं, ठीक है, और औकात गरबिया से मुराद मिसल अव्वल सानी, गुरूब और इशा वगैरह हैं। इंतबा, अगर अर्ज़ो मेल जुनूबी हो तो दर्जे से पहले अलामत माइनस लाजिमन लगाना होगी। अर्ज़ बलद जुनूबी होगा तो भी माइनस लगाएंगे, मेल शम्स जुनूबी होगा तो भी माइनस की अलामत लगाएंगे। मिसाल नंबर 1, अब प्यारे तलबा करम इसको हम हल करेंगे। कराची फैज़ान मदीना के लिए 1 अप्रैल का वक्त तुलू व गुरूब मालूम करते हैं। तो प्यारे तलबा करम ये मयारी निस्फ़ुन नहार तो आप पीछे भी निकाल के आ ही चुके थे, 12, 35, 29। सबसे पहले हमने यही मिसाल तो हल की थी मयारी निस्फ़ुन नहार के अंदर। तो अभी तो हम अगली चीज़ हल करेंगे, हम तुलू हल निकाल करेंगे। यानी ये ऊपर पहले तादील मरबी निकाली, तादील मरबी में बलद इज़वाल को जमा किया, 12, 35, 29 आया। अर्ज़ बलद, तूले बलद, मयारी वक्त 1 अप्रैल का बलद इज़वाल 12, 3, 45, आप 1 अप्रैल में जाकर देखेंगे आगे जदाविल में के अंदर। 1 अप्रैल का मेल शम्स 4 दर्जे 50 दकीके, ये भी आप वहीं पर जाकर देखेंगे। अब प्यारे तलबा करम ये नीचे वाला फार्मूला हम पूरा हल करते हैं। आइए इसको हल करते हैं। तो ये देखिए प्यारे तलबा करम, ये हमारे सामने कैलकुलेटर आ चुका है, और अभी हम इस फार्मूले को पूरे को हल करते हैं। 12, 35, 29, 12 अलामत लगाना लाजमी है, 35 और 29, उसके बाद माइनस कॉस इनवर्स। अब कॉस का बटन तो है, लेकिन कॉस इनवर्स कैसे दबाएंगे, तो आपने दबाना है पहले शिफ्ट
एक दफ़ा, और फिर आपने दबाना है कॉस का बटन। ये देखिए कॉस इनवर्स लिखा गया। अब कॉस के साथ इसने ब्रैकेट ओपन कर दी कॉस इनवर्स के साथ। अब यहाँ पर है दो ब्रैकेटें, यानी हमें हाजत थी दो ब्रैकेटों की, एक इसने खुद ओपन कर दी तो दूसरी हम आज खुद ओपन करेंगे, यानी हमारे फार्मूले में गड़बड़ नहीं आई। इसके बाद दबाना है कॉस, और कॉस के साथ देखें इसने ब्रैकेट ओपन कर दी जो कि यहाँ पर है नहीं, लिहाजा हम क्या करेंगे 90 दर्जे 50 दकीके ये लिखने के बाद हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। वजह क्या है, वजह ये कि यहाँ पर ब्रैकेट है थी नहीं, लेकिन चूंकि कॉस के साथ ओपन हो गई थी लिहाजा हमने अब उसको यहीं पर क्लोज कर दिया हाथों हाथ। माइनस, उसके बाद हम लिखेंगे साइन। अब देखिए साइन के बाद फिर ब्रैकेट ओपन हो गई। अब हमने अर्जे वाला लिखा 24 दर्जे 54 दकीके, और इसके बाद हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी। उसके बाद फिर साइन, और आगे फिर हमने मेलेशम्स लिखना है, और वो है 4 दर्जे 50 दकीके, और उसके बाद हमने ब्रैकेट एक वो क्लोज की जो साइन के साथ ओपन हुई थी, दूसरी वो क्लोज की जो कि फार्मूले की है। इसके बाद अब प्यारे तलबा किराम हम मज़ीद आगे बढ़े, और अब हमने इसको तकसीम किया, तकसीम फिर ब्रैकेट ओपन, और आगे हमने लिखा कॉस, और उसके बाद हमने अर्जे वाला लिखना है, और वो है 24 दर्जे और 54 दकीके, और इसके बाद हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी। फिर हमने दोबारा किया, आगे फिर कॉस, और आगे फिर अब मेलेशम्स लिखा 4 दर्जे 50 दकीके, और इसके बाद एक ब्रैकेट क्लोज की जो कि कॉस के साथ ओपन हुई थी, दो ब्रैकेटें क्लोज की जो कि फार्मूले की हैं, और उसके बाद तकसीम 15 किया, और ये हमारे सामने जवाब आ गया। और ये हमारे सामने जवाब आया तुलू का, ये देखिए 6:22:47.6, बिल्कुल वही जवाब आया जो कि इधर लिखा हुआ है। अब यार तलबे करम गुरूब का भी जवाब निकालना है, तो गुरूब कैसे निकालेंगे, तो ये जो लेफ़्ट राइट तीर के निशान दिए होते हैं आप इनको दबाएंगे, और यहाँ से हम चले, और आमतौर पर इस कर्सल के ऊपर ख़ास ही जाकर वो हरकत करता है आपका कर्सल, तो अब डायरेक्ट इसको प्लस का बटन दबा दें। अगर इस तरह से हो, पहले हम मिटाएं माइनस को, उसके बाद प्लस लिखें, और डायरेक्ट फिर जवाब दबा दिया। और एक दफ़ा सितीनी बटन दबाया, 18:48 10.4। अब प्यारे तलबा किराम ये तो हो गया वो चीज़ कि हमारे इस कैलकुलेटर से, लेकिन हमारे तलबा किराम अक्सर जो ऑनलाइन यूज़ करते हैं, यानी कैलकुलेटर जो ऑनलाइन हमारा इस्तेमाल होता है, तो वो कुछ और तरह का कैलकुलेटर है, यानी पैनिकाल कैलकुलेटर माशाल्लाह बहुत अच्छा कैलकुलेटर है जो कि नेट पर मौजूद है। अब हमने अगर वो निकालना हो कैलकुलेटर, तो वो फिर हम कैसे उसकी मदद से हम वक्त निकाल सकते हैं। तो प्यारे तलबा करम कुछ भी मुश्किल नहीं है, आइए हम अब उस कैलकुलेटर की मदद से वक्त मालूम करते हैं। ये देखिए प्यारे तलबा करम, ये वो कैलकुलेटर है पैनिकाल कैलकुलेटर। तो हमने इसके अंदर लिखा 12, और इसकी जो सितीनी अलामत है ये राइट साइड पे है। ये देखिए, ये मैंने इसको दबाया, ये थोड़ा सा रेड हुई थी। 12, 35 और 29। अब इसके बाद हमने माइनस कॉस इनवर्स, लेकिन आपने शिफ्ट का बटन दबाकर इसको नहीं दबाना, बल्कि आपने आल्ट का बटन दबाकर दबाना है। यानी आपने कॉस इनवर्स दबाना है तो आल्ट का बटन दबाएंगे, और फिर आपने कॉस का बटन दबाएंगे। कॉस इनवर्स ये इस तरह से लिखेगा। इसके बाद आपने ब्रैकेट ओपन की, क्योंकि डबल ब्रैकेट ओपन करनी थी, एक ब्रैकेट इसने खुद ही ओपन कर दी थी। कॉस इनवर्स डबल ब्रैकेट ओपन, उसके बाद कॉस बोदे समती 90 दर्जे 50 दकीके, और ब्रैकेट क्लोज कर दी हाथों हाथ जो कॉस के साथ ओपन हुई थी। माइनस, और उसके बाद साइन अर्ज बलद 24 दर्जे 54 दकीके, और ब्रैकेट क्लोज कर दी। फिर साइन मेलेशम्स 4 दर्जे 50 दकीके, और ब्रैकेट क्लोज की, लेकिन यहाँ पर दूसरी ब्रैकेट फार्मूले की क्लोज हो रही है। और तकसीम, उसके बाद फिर ब्रैकेट ओपन कॉस अर्ज बलद
24 दर्जे 54 दकीके ब्रैकेट क्लोज, और फिर कौस मेलेशम्स 4 दर्जे 50 दकीके, और दूसरी और ये ब्रैकेट क्लोज की कौस के साथ वाली, डबल ब्रैकेट क्लोज की जो कि फार्मूले की थी, तकसीम किया 15 पर, और ये जवाब निकल आया। इसके बाद एक दफ़ा हमने सितीनी बटन दबाया तो जवाब आ गया 6:22:47.6 प्यारे तलबा करम, बिल्कुल वही जवाब निकला जो ऊपर आप हमारा दूसरे कैलकुलेटर में निकला था। लेकिन ये कैलकुलेटर इतना ज़बरदस्त है, देखिए कि इसने सारी रकम एक ही स्क्रीन पर लिखी हुई है, यानी इसकी छुपी नहीं है रकम। अब हम क्या करते हैं, ऊपर चलते हैं और जो जहाँ पर माइनस लिखा होता है इसको प्लस कर देते हैं। ये मैंने मिटाया, ये देखिए CLR क्लियर, इसके साथ BS लिखा हुआ है। BS से ये सिर्फ एक हिस्सा मिटाएगा, अगर CLR दबा दिया तो ये पूरे का पूरा सारा कुछ मिटा देगा। हमने एक दफ़ा दबाया और इसको हमने प्लस कर दिया। अब देखिए इस कैलकुलेटर का जादू, यानी ये और ज़्यादा एडवांस कैलकुलेटर है। ये पहली रकम मिटाता नहीं है, मैंने जैसे इसका बराबर का बटन दबाया इसने ऊपर वाली रकम मौजूद रहने दी, वो जो ऊपर लिखा हुआ था ना माइनस के साथ, यानी ये समझ गया कि इस बंदे को यही रकम प्लस के साथ चाहिए, तो इसने ऊपर वाली रकम नहीं मिटाई। वो 6.37988 जो नज़र आ रहा है वो अपनी जगह जवाब मौजूद है। उसके नीचे देखिए इसने पूरी रकम दोबारा लिख दी और ये जवाब निकाल दिया 18.802। तो हमने इसको एक दफ़ा प्लस फिर सितीनी रकम दबाई तो ये आ गया 18:48 और ये हमारा, यानी यहाँ पर इस कैलकुलेटर की मदद से भी आप तुलू गुरूब इस तरह से निकाल सकते हैं। अब प्यारे तलबा करम हम आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको मिसाल बाकायदा प्रैक्टिकल करके आपको समझा दिया गया। मिसाल नंबर 2, इस्लामाबाद 1 जनवरी का वक्त तुलू व गुरूब मालूम करते हैं। तो ये भी इसी तरह से आप मालूम करेंगे, सारा कुछ आपके सामने दिया हुआ है, एक दफ़ा प्रैक्टिकल करके आपको समझा दिया गया। और ये मज़ीद आगे चलते जाएँ, मिसाल नंबर 3 है, मिसाल नंबर 4 है, और ये मुख्तलिफ दर्जात अर्ज़ पर मुख्तसर तरीन और तवील तरीन अयाम की मिकदारों का चार्ट। तो 0 दर्जे पर सबसे कम जो दिन होता है वो होता है 12 घंटे 7 मिनट का, और सबसे बड़ा जो दिन होता है वो भी होता है 12 घंटे 7 मिनट का। ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। तो अब ये कि यानी इनका छोटा बड़ा दिन एक ही होता है, तो यानी इनका वहाँ पर दिन घटता बढ़ता नहीं है खत्ते सिवा वालों के लिए। जैसे जैसे अर्ज़ बलद बढ़ता जाएगा तो दिन छोटा होने में मज़ीद छोटा होता जाएगा, बड़ा होने में मज़ीद बड़ा होता जाएगा। देखिए 10 दर्जे अर्ज़ बलद कम से कम दिन 11 घंटे 38 मिनट, बड़े से बड़ा 12 घंटे 43 मिनट। इस तरह आगे चलते जाएँ तो 30 दर्जे अर्ज़ बलद, यानी पाकिस्तान का औसत तकरीबन 30 दर्जे बनता है अर्ज़ बलद। तो कम से कम जो छोटे छोटा दिन होता है वो होता है 10 घंटे 13 मिनट, और ज़्यादा ज़्यादा होता है 14 घंटे 5 मिनट। इस तरह बढ़ते बढ़ते 65 दर्जे तक जब मामला पहुंचता है तो सबसे छोटा दिन होता है 3 घंटे 35 मिनट का, यानी सूरज तुलू हुआ 3 घंटे 35 मिनट बाद उसने गुरूब हो जाना है। और सबसे बड़ा दिन होता है 22 घंटे और 2 मिनट का। आगे प्यारे तलबा इकराम है मश्क 3.1 औकात तुलू गुरूब मालूम कीजिए। तो ये 10 सवालात हैं, ज़्यादा नहीं है, ये आपने मश्क हल करनी है और आज का हमारा सबक यहीं तक है। अभी आप में से किसी ने कोई सवाल करना हो तो कर लें, उसके बाद फिर हम अपने दर्जे का इख्तिताम करेंगे। मोहम्मद उवैस भाई DG खान से तो ये सवाल कर रहे हैं कि क्या ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमें दी हुई होंगी सवालात के अंदर कि या नहीं दी होंगी। तो प्यारे तलबा किराम, ये आपको वैल्यूज़ वगैरह जो भी हैं ये आपको डायरेक्ट नहीं दी हुई होंगी, ना अर्ज़ बलद दिया होगा, ना तुले बलद दिया होगा, ना मेलेशम्स दिया होगा, ना बलद इजवाल दिया होगा, ना मयारी घड़ी बताई गई होगी। लेकिन आपको कुछ चीज़ें तो दी हुई हैं ना। जैसे ये देखिए आपको बोला है लाड़काना 25 मई, तो लाड़काना से आपको पता चल गया कि लाड़काना का अर्ज़ तूल आपने ढूंढना है, वो आप जाकर लाड़काना में जाकर ढूंढें। अर्ज़ बलद में मिलेगा, तूले बलद में मिलेगा, चूँकि ये लाड़काना पाकिस्तान का शहर है लिहाजा मयारी घड़ी आपको पता ही है 5 है। इसके अलावा कोई और किसी मुल्क का है तो उस मुल्क के अंदर जाकर ढूंढेंगे, उस मुल्क की मयारी घड़ी भी सामने लिखी होगी। अब आगे है 25 मई, तो आपको पता चल गया 25 मई का निकालना है, लिहाजा 25 मई का मेलेशम्स, 25 मई का बलदी जवाल, ये आप उठाएंगे जदवल में से। और अब आपके सामने ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, यानी वैसे तो नहीं हम दी गई थी लेकिन अब आपको हासिल हो गई वैल्यूज़, और अब आप इन वैल्यूज़ की मदद से आप औकात का इस्तिखराज
کر سکتے ہیں، کیونکہ اصول ہے ایک منطق کا کہ کچھ چیزیں بدیہی ہوتی ہیں، کچھ نظری ہوتی ہیں، تو بدیہی کی مدد سے ہم نظری کو پہچانتے ہیں، یعنی کوئی بھی آپ نے نتیجہ نکالنا ہے تو کچھ نہ کچھ تو آپ کو پہلے سے حاصل ہوگا، اس کی مدد سے ہی آپ اگلا کام کر سکیں گے، تو لہٰذا آپ کو کچھ چیزیں تو دے دی گئیں، باقی آپ خود نکالیں اور آپ جواب نکال کر پیش کر دیں۔ کتاب کے آخر میں جوابات بھی دیے ہوئے ہیں، آپ ان جوابات کو دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ کا جواب میچ کر جائے یا میچ نہ کرے، یعنی دونوں صورتوں کے اندر ہی آپ جو سوالات حل کر کے آپ گروپ کے اندر بھیجیں، تو انشاءاللہ عزوجل آپ کے سوالات چیک بھی ہوں گے۔ آپ نے پہلے بھی دیکھا کہ آپ کے گروپ کے اندر سوالات چیک ہوتے ہیں، تو آپ سوالات بھیجیں گے، مجھے بھی خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے طلبہ کرام محنت کر رہے ہیں، اور میرا دعویٰ ہے کہ آپ میں سے جو طالب علم انشاءاللہ عزوجل مکمل سوالات حل کرے گا، تمام مشقیں انشاءاللہ عزوجل اس کو دوسرے درجے میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، انشاءاللہ وہ دوسرے درجے میں انشاءاللہ پہنچ ہی جائے گا، ہمارے دوسرے لیول میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلال رضا بھائی ہیں سیالکوٹ سے، یہ سوال کر رہے ہیں کہ 21 مارچ اور 23 ستمبر کو جو سورج خط استوا پر آتا ہے تو یہ سورج کا مرکز آتا ہے یا پھر اس کے قطر کا کوئی اور حصہ آتا ہے؟ تو یہ جو انہوں نے خط استوا پر 21 مارچ اور 23 سپٹمبر کے ہونے کا دعویٰ کیا تو یہ اس کا مرکز آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب 21 مارچ کو البتہ یہ چیز ہوتی ہے کہ اس کا ٹائم تبدیل ہوتا رہتا ہے، یعنی ضروری نہیں کہ یہ دن 12 بجے ہی آئے، بلکہ کبھی دن 12 بجے بھی آتا ہے، کبھی صبح کے 6، کبھی شام کے 6، کبھی کوئی بھی ٹائم ہو سکتا ہے، تو کسی بھی وقت سورج خط استوا پر ہو کر گزر سکتا ہے۔ اچھا، اب دوسری چیز یہ کہ خط استوا پر کوئی مقام بھی خاص نہیں ہے، یعنی ایسا بھی نہیں کہ یہ ہمیشہ کینیا سے ہی ہو کر گزرے گا، بلکہ یعنی کینیا کے اوپر سے ہی ہو کر گزرے گا، بلکہ یہ اپنے مقامات تبدیل کرتا رہتا ہے، اور کسی بھی وقت یہ آیا اور خط استوا سے اوپر سے ہو کر گزر گیا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ خط استوا پر جب سورج آتا ہے تو اس کی سپیڈ بہت تیز ہوتی ہے، یعنی میل شمس کی سپیڈ، ویسے اس کی 24 گھنٹے والی نہیں، 24 گھنٹے والے کی بات نہیں کر رہا، میل شمس کے اس کا بہت سپیڈ سے تبدیل ہوتا ہے، یعنی جب یہ خط استوا پر ہوتا ہے ایک ایک دن میں کافی اس کا میل شمس تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر اس کا تجربہ آپ نے دیکھنا ہو تو آپ جا کر اس کو میل شمس کے جدول میں دیکھ سکتے ہیں کہ 21 مارچ کے قریب کچھ دن پہلے کے لے لیں، کچھ دن بعد کے لے لیں، بہت سپیڈ سے آپ کو ملیں گے میل شمس تبدیل ہوتا۔ یہی حال 23 ستمبر کے ساتھ بھی ہوگا، لیکن اگر آپ 21 جون کے قریب کا لیں گے، 22 دسمبر کے قریب کا لیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ میل شمس بہت سلو سپیڈ سے تبدیل ہو رہا ہے۔ اب اس کی کیا لاجک ہے، اس کی کیا وجہ ہے، وہ انشاءاللہ عزوجل ہم اپنے اگلے لیول میں پڑھیں گے۔ ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں، اپنا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔